हेलो एवरीवन, टेक्निकल रंजे के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम लोग देखे हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम कल है तो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अन्य जो है देखिए हम लोग के चैनल पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। नीचे हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो बीवीआई है उसका एक पार्ट आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है इसका, तो इस क्वेश्चन इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस पूरा वीडियो को जब देख लीजिएगा मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वाला, तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये प्रयास किए हैं कि बाकी हर जगह तो ऑब्जेक्टिव का तो मार पड़ा है, हर कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, लेकिन 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 35 नंबर सब्जेक्टिव है। और इसमें भी बिहार बोर्ड का ये स्थिति है कि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव का तो तुम लोग जुगाड़ अपने से चालू आदमी हो कर लेते हो, तो हम लोग यहाँ पर फोकस आपके सब्जेक्टिव पे कर रहे हैं अभी, ताकि आपका सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन हो वो एक भी नंबर का ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन जो शुरू करते हैं, देखिए इसमें जो होता है 5 नंबर के क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट आपको समझा दे रहे हैं कैसे आता है। कि कोई भी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है 2 प्लस 2 और प्लस 1 इस तरह से हो सकता है, या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन 2 और प्लस 3 इस फॉर्मेट में होते हैं। मतलब कि एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो होता है 2 जो होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बराबर होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर वही शॉर्ट टाइप फॉर्मेट में देखेंगे ताकि हम लोग का लघु वाला भी 2 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाएगा और 5 मार्क्स वाले। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि मोलरता को परिभाषित करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बिलियन चैप्टर से आता है। बिलियन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर जो होगा टोटल 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो जो मोलरता की बात करते हैं तो इसमें जो होता है ये कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता होगा क्या परिभाषा कि अगर हमारे पास में बिलियन कितना हो 1 लीटर हो, तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के कुल मोल की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन के लिए कहेगा मोलरता कैपिटल एम से कि मोल की संख्या कब, जब 1 लीटर बिलियन रहेगा तब। लीटर है यानी आयतन होगा और आयतन यानी कि लीटर में। मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा मोल, किसका मोल रहेगा ये, बिले सोल्यूट। ठीक है, बिले का मोल बटे में बिलियन का आयतन। ठीक है, ये हमारे पास में डेफिनेशन निकल के आ गया किसका, मोलरता का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिलियन चैप्टर से। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, एक आता है मोलरता को लेकर। ठीक है, तो इसका मात्रक भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर मात्रक पूछेगा मोलरता का तो एक तो इसका मात्रक मोलर हो जाएगा, इसके अलावा ऊपर में मोल है नीचे में लीटर है आयतन है, तो यानी कि इसका मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर भी मात्रक होता है किसका, मोलरता का। मोलरता की बात करता है या फिर परीक्षा में पूछ देता है कई बार मोलर। ठीक है, तो कुछ हम आपको बना रहे हैं, कुछ अपने से आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो होगा मोलरता और मोल अंश आप भी आ सकता है परीक्षा में। तो मोलरता जब आता है तो मोलरता जो होता है प्रति लीटर के बजाय प्रति केजी होगा, और बिलियन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, विलायक। प्रति केजी विलायक में घुले। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, आज आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो कल एग्जाम देना है। आज नोट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, फॉर्मेट को बस समझ लीजिए। तो मोलरता की बात करेंगे तो प्रति केजी हो जाएगा कौन, विलायक। प्रति केजी विलायक में घुले मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, प्रति केजी विलायक होगा तो मोलरता, और प्रति लीटर बिलियन होगा तो कौन सा हो जाएगा, मोलरता। बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसके फार्मूला की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और स्मॉल एम बराबर हो जाएगा क्या, मोल। ये यहाँ पर ऊपर में तो बिले ही रहेगा, नीचे में जो होगा प्रति लीटर बिलियन की जगह पर क्या हो जाएगा, प्रति केजी है, यानी कि केजी का मतलब द्रव्यमान हो जाएगा, वो भी किसका, विलायक का। विलायक का द्रव्यमान, वो भी द्रव्यमान ये किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया मोलरता का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में बिले और द्रव्यमान है, इसका मात्रक की बात करेंगे तो मोल का ऊपर में मोल हो गया और द्रव्यमान यहाँ पर किसमें है, केजी में, तो मोल प्रति केजी। तो मोलरता का मात्रक होता है मोल पर केजी, अगर मोलरता रहता था मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो मोल अंश को लेकर पूछ सकता है। ठीक है, अगर मोल अंश को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे करेंगे, तो देखिए मोल अंश की बारी है। तो मोल अंश जो होता है बिले का मोल बटे में बिलियन का मोल,
इसी को क्या कहते हैं हम? मोलर। यानी 1 मोल बिलियन में विलेय के मोल की संख्या को क्या कहा जाएगा? मोलर। इसका जो होगा आप लोग डेफिनेशन आपके कॉपी में होगा, कॉपी से जरूर देख लीजिएगा। ये हम आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट है, आपको समझा भी दिए हैं। मोल अंश को दर्शाया जाता है यक्ष से, और ये ऊपर में हो जाएगा यन। अगर मोल अंश ए का निकालेंगे तो ऊपर में मोल भी ए का हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कुल मोल। ठीक है, कुल मोल। इसका मात्रक की बात करेंगे मोल अंश, तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल मोल कट गया, यानी मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। ये मात्रक क्या है? विहीन है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि हमारे पास में मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोल अंश। ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं वीवीआई होते हैं बिलियन चैप्टर से आने के लिए। ठीक है, ये सांद्रता को लेकर। इसके अलावा रोल्स का नियम, हेनरी का नियम और परासरण दाब और उसंग द्रव्य, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, ये पृष्ठ रसायन के 2 क्वेश्चन जो एक जैसे, हम हमेशा ये देख रहे हैं पेयर में जो एक जैसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं तो उनको एक साथ पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे होते हैं और पूछते भी हैं। तो टिंडल प्रभाव होगा क्या कि जब किसी कोलाइडीय विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है तो पूरा विलयन में क्या हो जाता है? वह फैल जाता है। तो पूरा कोलाइड में जब वो फैल जाएगा तो इसी को क्या कहा जाएगा? टिंडल प्रभाव। जैसे कि ये देखिए, जब हमारे पास जल था उसमें दूध को डाल दिए हैं तो प्रकाश गुजारेंगे तो क्या होगा? ये पूरे फैल गया, यानी यहाँ पर ये जो देखने को मिल रहा है पूरा माध्यम में फैल गया, यानी इसी को क्या कहा जाएगा? टिंडल प्रभाव। यहाँ पर वो टिंडल प्रभाव नहीं है क्योंकि ये विलयन है, इसमें प्रकाश सीधा गुजर जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं पूरा फैल गया तो यानी कि ये क्या दिखा रहा है? टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, ये हमेशा टिंडल प्रभाव हमेशा देखने को मिलेगा केवल किसमें? कोलाइड में। यह हमेशा कोलाइड में ही देखा जाता है, बाकी किसी में भी टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ब्राउनी गति की बात करेंगे तो ब्राउनी गति क्या होती है कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ऐसे जिधर मन है उधर घूम रहा है। तो जब कोलाइड के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो उस गति को ही क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति के बारे में सबसे पहले बताए थे रॉबर्ट ब्राउन। तो क्वेश्चन जो पूछेगा टिंडल प्रभाव को लेकर पूछेगा, तो टिंडल प्रभाव का कि कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश को गुजारेंगे तो पूरे माध्यम में फैल जाएगा, पूरे कोलाइड में फैल जाएगा, तो इसी को कहेंगे टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति पूछता है तो ब्राउनी गति जब क्या होता है? किसी कण के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति, कोई भी अगर गति हो रही है तो उसी को क्या कहा जाएगा? ब्राउनी गति। ठीक है, अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग क्योंकि कल एग्जाम देना है ना, तो आज स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तो कल कैसे एग्जाम दे पाएंगे। अब हमारे पास में विद्युत रसायन से जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, या फिर आपको पूछ देता है कि द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो प्राथमिक सेल होगा नहीं तो द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे कि प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया केवल कितनी बार होती है? एक बार होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राथमिक सेल। समझिए, देखिए कि ऐसी बैटरी होती है जिसको एक बार हम यूज करते हैं और डिस्चार्ज हो, एक बार खत्म हो गया बैटरी तो उसको बार बार यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यही बटमिया वाली जो मरकरी सेल इसको कहा जाता है, घड़ी में जो यूज आता है, तो घड़ी में जो बैटरी होता है एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम फेंक देते हैं, उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। या टार्च में जो बैटरी होती है उसको भी अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे हम लोग? प्राथमिक सेल। प्राथमिक का मतलब प्रथम बार, एक बार यूज होगा। द्वितीयक सेल क्या कहेंगे? जैसे मोबाइल वगैरह का, ये एप्पल का मोबाइल है तो ये एप्पल का बैटरी हो गया, तो इस बैटरी में जो होता है मोबाइल का बैटरी एक बार हम यूज किए खत्म हो गया, मोबाइल को लाइन में लगाया, चार्ज किए, फिर से यूज करेंगे, फिर से बार बार यूज कर सकते हैं। तो वैसे सेल जिसको क्या कर सकते हैं हम? कई बार रेडॉक्स अभिक्रिया कराकर उपयोग में ला सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल। ठीक है, इसका ये हो जाएगा मरकरी सेल उदाहरण। इसमें जो होता है लिथियम बैटरी होती है, या फिर इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है चार्ज डिस्चार्ज होती है, इसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ये दोनों उदाहरण होता है किसका? द्वितीयक सेल का, और ये उदाहरण है किसका? प्राथमिक सेल का। समझ में आया प्राथमिक और द्वितीय? प्राथमिक का मतलब केवल एक ही बार यूज में आएगा, वो बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल बार बार डिस्चार्ज होगा, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा। ठीक है, उसको कहेंगे प्राथमिक सेल। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी परीक्षा में पूछता है। तो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो सवाल है क्या है? आरएनए तथा डीएनए में अंतर क्या होता है बताइए। ये बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आता है। ये डीएनए है और ये क्या है? आरएनए। ये हमारे पास में डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? डीएनए जो होता है, डीएनए में 2 कुंडली बन रहा है, आरएनए में केवल क्या बन रहा है? एक ही तो बन रहा है। तो पहला अंतर यही हुआ कि आरएनए जो होता है एक कुंडलिक होता है
और डीएनए जो होता है वो क्या होता है, द्विकुंडलिक होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया पहला। दूसरा जो होता है, इसमें जो होते हैं आरएनए में जो होता है अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, मतलब हमारा पैतृक गुण यानी परिवार का इतिहास जो होता है आरएनए के अंदर में नहीं छुपा होता है। किसके अंदर में छुपा होता है, डीएनए के अंदर में होता है। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं डीएनए में होते हैं। इसके अलावा आरएनए जो होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो 10वीं क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए कहां पर पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा आरएनए, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, और ये पाया जाएगा क्रोमोसोम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो होता है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, जब भी अवस्था को लेकर सवाल आए, चाहे क्वथनांक, हिमांक, इस सब को लेकर सवाल अगर आता है, तो जैसे देखिए H2O तरल अवस्था में, मतलब कि H2O द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S गैस अवस्था में होता है क्यों। तो देखिए, जब 2 के बीच में तुलना कर रहा है H2O और H2S में, तो H2O में जो है हमारे पास में देखिए, H2O जो होता है, जब हाइड्रोजन को फोन आता है, फोन का मतलब जब हाइड्रोजन को फोन आएगा, फोन आया, फोन FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन के समीप आएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, जब हाइड्रोजन के बगल में फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, या क्या आ जाए, नाइट्रोजन, तो इसके बीच एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसी के रहने पर होगा, नहीं तो ये हो सकता नहीं है। ठीक है, तो जब इन सब के अवस्था को लेकर अगर जानकारी पूछेगा, तो हम H2O को की बात करते हैं। तो जब हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसमें H2O है यानी हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन। तो देखिए, ये H2O का एक अणु है, ये दूसरा अणु है, तो ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्योंकि इसमें आकर्षण बल बढ़ गया, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, तो इसमें आकर्षण बल कम होगा, तो ये H2S जो होगा द्रव अवस्था में पाया जाएगा, सॉरी गैस अवस्था में पाया जाएगा, जबकि H2O किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव की अवस्था में। समझ में आया, द्रव अवस्था में पाया गया क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये किस अवस्था में पाया जाएगा, गैस की अवस्था में। ठीक है, इसी तरह से सेम सवाल पूछता है, NH3 का क्वथनांक जो होता है pH3 से ज्यादा होता है क्यों। तो NH3 मतलब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हम बताए ही थे कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या क्या हो, नाइट्रोजन। यदि ये हाइड्रोजन के आसपास आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। समझ में आया बात, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही यह द्रव अवस्था में पाया जाएगा, इसका क्वथनांक अधिक होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल हो गया। नेक्स्ट हम लोग सवाल क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि अक्रिय गैस जेनोन ही सही रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए, निष्क्रिय गैस जो है हमारे पास में है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनोन है, क्रिप्टन है। ठीक है, लेकिन इन सब में हमारे पास जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं वह किसी दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जेनोन जो होता है, ये क्वेश्चन में पूछती है निष्क्रिय गैस, कौन सा निष्क्रिय गैस जो होता है अभिक्रिया करता है, तो वह कौन है, जेनोन। जेनोन निष्क्रिय गैस होते हुए भी क्या करता है, दूसरे से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जो दूसरे से ये अभिक्रिया कर रहा है, तो भाई क्यों कर रहा है, क्वेश्चन बताइए। इसके किसके साथ अभिक्रिया करता है ये भी जान लीजिए, ऑक्सीजन के साथ करता है, और किसके साथ करता है, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करेगा और फ्लोरीन के साथ करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ करता है तो क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो बाकी निष्क्रिय गैस हो गए, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब के पास में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होता है केवल, और दोनों ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जेनोन के पास में क्या होता है, इसके अलावा d ऑर्बिटल भी आ जाता है, और d ऑर्बिटल क्योंकि खाली है तो वह उसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो इसके पास में क्योंकि d ऑर्बिटल खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, इसीलिए जेनोन क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों। तो फास्फोरस के पास भी D कक्षक खाली होता है, जिसके कारण से PCl5 का निर्माण कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं पाया जाता है, इसीलिए PCl5 का निर्माण नहीं करेगा। दोनों के लिए सेम आंसर है। ठीक है, इसमें जेनोन को है तो जेनोन के पास में D कक्षक खाली पाया जाता है, इसमें फास्फोरस के पास पाया जाता है।
ठीक है। अब कैसे पाया जाता है ये सब के लिए तो टाइम बचा नहीं है, वो सब तो डिटेल में जब पढ़ा जाता है तो पढ़ा जाता है। आगे बढ़ा जाए, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव रागी एवं द्रव विरागी कोलाइड बताइए। ठीक है, तो द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर अगर बताना होगा तो द्रव रागी का मतलब होगा कि द्रव से जुड़ने वाला, और विरागी मतलब द्रव से दूर भागने वाला, यही ना होता है। तब इसमें अंतर की बात करेंगे तो जो होता है, जो द्रव से जुड़ता है उसे द्रव रागी कहेंगे, वह जो द्रव से नहीं जुड़ेगा द्रव विरागी। तो द्रव रागी के जो कण होते हैं, इसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। रागी रहेगा तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर यही विरागी होगा तो इसके छोटे कण क्या होते हैं, छोटे छोटे। इसका कण जो आकार छोटा होगा, इसके कण का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया। नेक्स्ट है कि यह अधिक अस्थाई होता है, और इस क्योंकि इस पे जो होता है आधे ये मान्य जो होता है शून्य, ऐसे लिखाएगा शून्य, शून्य होता है। इस पे जो होता है, अगर द्रव कोई भी अगर द्रव रागी होगा तो द्रव रागी कोलाइड पे जो होता है ओवरऑल आवेश शून्य होता है। लेकिन द्रव विरागी होता है तो इस पे क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक कोई ना कोई क्या होगा, आवेश होगा। तो या तो प्लस होगा, नहीं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर द्रव विरागी है तो उसके पास में आवेश होता है, और आवेश के कारण यह कम अस्थायी होगा। जबकि द्रव रागी के पास ओवरऑल कोई आवेश नहीं होता है, इसके कारण से यह क्या होता है, अस्थायी होता है। ये अंतर हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दो विटामिन के नाम लिखे एवं उसके कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को लिखे। ठीक है, कोई भी आपको सवाल में पूछ दे रहा है कि कोई भी दो विटामिन लिखिए और उससे होने वाले रोग को भी बताइए। अब कोई भी दो पूछ रहा है तो हो सकता है अगला बार आपको कोई विटामिन का नाम स्पेसिफिक बोल दे, विटामिन ए से बताइए, विटामिन बी बताइए, विटामिन सी बताइए, विटामिन डी बताइए, विटामिन के बताइए। तो जब किसी विटामिन को लेकर अगर पूछ दे रहा है तो हम लोग इसीलिए पूरा लिस्ट आपको दे रहे हैं कि विटामिन ए से क्या होता है कि आपका आंख वगैरह का विजन जो होता है कम हो जाता है, इसके सिम्टम क्या हो जाते हैं ये भी बताया गया है। इसी तरह से विटामिन बी से जो होता है बेरी बेरी होता है, सी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, डी से जो होता है रेक्टस होता है। इसी तरह से कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है हड्डी वगैरह जो होता है कमजोर हो जाता है, इसमें जो होता है कमजोर हो जाएगा, दांत टूटने लगता है। अब ये सब जो है इसके कुछ सिम्टम है यानी लक्षण है कि विटामिन बी, आपको अगर विटामिन बी का कमी है तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा, विटामिन ए का कारण कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी दो विटामिन का नाम देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ, देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। ये विद्युत रसायन का क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो अगर 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाएगी तो मुक्त इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। यानी कि अगर आपके पास में सेल है तो यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ की मात्रा जो होती है इधर से इधर इकट्ठा होगा। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, उसी को मात्रा को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। अंतर बताना है किसमें, भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण में। तो देखो हमारे पास में इसका तो आपको अपने से थोड़ा बहुत करना चाहिए कि जब सतह के बीच में क्या होगा, किसी प्रकार का कोई प्रबल रासायनिक आबंध नहीं बनता है, मतलब भौतिक अधिशोषण है। लेकिन अगर किसी प्रकार का अगर रासायनिक आबंध बन गया, मतलब कौन सा हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण। यहाँ पर रासायनिक बॉन्ड बन गया तो रासायनिक अधिशोषण, और अगर किसी प्रकार का रासायनिक बॉन्ड नहीं बना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, अब ये चीज जो होगा यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो ये प्रबल होगा, ये चीज क्या होगा, दुर्बल होगा। इसमें ऊर्जा का मान, क्योंकि बॉन्ड बढ़िया है तो इसमें ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसे कम बल के द्वारा ही हम हटा सकते हैं। जैसे कि धूल कण अगर जमता है तो वह रासायनिक बॉन्ड नहीं बनता है, वह जुड़ जाएगा, काम खत्म है। लेकिन अगर वही हम क्या करते हैं कि जंग लग गया तो जंग को हटाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगा लोहा पर, लेकिन लोहा पर अगर धूल कण लगेगा तो वो जल्दी हट जाएगा। तो ये भौतिक अधिशोषण हुआ, ये रासायनिक हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं 16। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए ये हमारे पास में एगो इलेक्ट्रोड हो गया जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, सॉरी एनोड। इधर वाले को हम लोग एनोड कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड। ठीक है, बाएं साइड वाला
जो होता है एनोड होता है और दाएं साइड वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड या कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर निकालना होगा तो इस धातु के और इस विलयन के बीच का जो विभवांतर होगा इसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। अगर कैथोड का निकालेंगे तो कैथोड का विभव और एनोड का निकालेंगे तो एनोड का विभव, इसके विलयन और इसके बीच का अगर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि गैल्वेनिक सेल में जो होता है, अगर गैल्वेनिक सेल है ये जहां यहाँ पर जो है केमिकल सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड और एनोड अलग है, लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल होगा तो गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड जिंक का बनता है और कैथोड किसका बनता है, कॉपर का बनता है, जब गैल्वेनिक सेल रहेगा तब। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि जिंक के दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। जिंक के दो मुख्य अयस्क के बारे में पूछा गया है। तो आपके पास में हर बार सवाल तो जिंक नहीं पूछ सकता है, कई बार लोहा पूछ देगा, एल्युमिनियम पूछ देगा, कॉपर पूछ देगा, सोना पूछ देगा, जो पूछ देगा तैयारी सबका रहना चाहिए। सोना जो होता है शुद्ध रूप में पाया जाता है। अगर सिल्वर का पूछेंगे तो इसका अयस्क होता है अर्जेंटाइट, अगर कॉपर है तो मैलेकाइट, अर्जेराइट और चल्कोपाइराइट, इसी तरह से मरकरी है तो सिनेबार हो गया, आयरन का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट, टीन का जो अयस्क होता है कैसेटाइट होता है, लेड का जो होता है ये क्या होता है, गैलेना होता है, जिंक का अभी भी छूट गया तो जिंक का होता है जिंक ब्लेड होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फॉर्मूला वगैरह भी दिए गए हैं, आगे सवाल में कुछ भी पूछेगा तो बता लीजिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इंग्लिश वाला नहीं आ पाएगा जी, इंग्लिश कहाँ से दे पाएंगे, ये अब कल एग्जाम है, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों को कैसे देंगे कहीं वीडियो में, या तो हिंदी देंगे नहीं तो इंग्लिश देंगे। चलिए, इंग्लिश के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, थोड़ा उधर से भी हिंट मार लो, हिंदी वालों को थोड़ा सहारा दे रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो होता क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जैसे कि डीएनए हो गया तो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी तो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी क्या है, आरएनए भी न्यूक्लिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं होते क्या है, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार से क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति से क्या होते हैं, बनते हैं। यानी इसका न्यूक्लिक एक बहुलक है और जब बहुलक होगा तो इसका एक एकलक होगा। एकलक कौन है इसका, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है, मिलाने से बनते हैं। इसके जो होते हैं मुख्य रूप से जैसे उदाहरण बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, डीएनए और आरएनए, इसमें भी ये न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें भी ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जी है, एच है होता है, ये सब अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है आदर्श विलयन, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन 5 नंबर के भी पूछते हैं, आदर्श और अनादर्श के बारे में पूछता है पूरा। तो देखिए आदर्श होगा, आदर्श का मतलब ये होता है कि बढ़िया, जो सब बात को मानता है वो बढ़िया है, आदर्श है। तो आदर्श विलयन किसे कहेंगे, जो नियम का पालन करेगा। कौन से नियम का पालन करेगा, रॉल्स के, तो जो रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन है। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श विलयन क्या है, तो रॉल्स के नियम का पालन करेगा तो आदर्श विलयन होगा। जो अभी रॉल्स के नियम का पालन कब करेगा, चाहे कुछ भी करिएगा, सभी सांद्रता पर और ताप पर करेगा। लेकिन अनादर्श कहेंगे, यानी सभी सांद्रता एवं ताप पर जब रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श, और पालन कर दिया तो आदर्श। यानी कि देखिए इसको लेकर प्रकार भी पूछ देता है कि रॉल्स के नियम का ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ होता है इसका। तो जब इस प्रकार से ग्राफ होगा तो इस ग्राफ में जो होगा, अगर ग्राफ के ऊपर से जाएगा, नियम का पालन नहीं करेगा तो ग्राफ के ऊपर से जा सकता है या फिर किधर से जा सकता है, नीचे से। तो जब अगर ऐसा होता है तब जाके इसको क्या कहा जाएगा, जब नियम का पालन नहीं करेगा तो ऊपर से गया तब पर भी अनादर्श है, और नीचे से ग्राफ गया तब पर भी अनादर्श। ऊपर से गया यानी बढ़ गया तो उसको कहेंगे धनात्मक विचलन, और नीचे से गया तो ऋणात्मक विचलन। तो अनादर्श गैस जो होता है दो प्रकार से विचलन भी दर्शाता है, एक को कहते हैं धनात्मक विचलन, एक को क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन। दोनों ही केस में रॉल्स के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है फ्रैंकलन तथा शॉटकी दोष में अंतर बताएं। सॉलिड स्टेट से ठोस अवस्था से जाता है क्वेश्चन नहीं आता है, ठोस अवस्था से जो होता है 2 ही 3 क्वेश्चन आएगा, या तो क्रिस्टल को लेकर पूछ देगा, या फिर हमको पूछता है फ्रैंकलन और शॉटकी, नहीं तो एन टाइप पी टाइप डोपिंग, बस इतना बहुत है। कई बार अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय भी कभी कभी पूछ देता है बुझाइल भटकर। ठीक है, तो फ्रैंकलन तथा शॉटकी दोष में अंतर बताइए। फ्रैंकलन और शॉटकी दोष में तो देखिए यहाँ पर जो है ये शॉटकी दोष है और ये कौन सा दोष है, फ्रैंकलन दोष है।
शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा है, जितना धन आयन है उतना ही ऋण आयन भी निकल रहा है बाहर, यानी समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन जब बाहर निकलते हैं क्रिस्टल से तो शॉर्टकी दोष। अगर क्या होते हैं कोई धन आयन का आकार छोटा होने के कारण किसी अगर अंतरकाशीय स्थान पर चला गया, यानी यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैंकलन दोष। समझ में आया कि जब कोई बाहर नहीं निकलता है, उसी में बस खाली पोजीशन इधर उधर हो गया तो उसको कहेंगे फ्रैंकलन, और अगर समान मात्रा में बाहर निकल गया तो उसको कहेंगे शॉर्टकी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्योंकि बराबर मात्रा में निकल रहा है तो यहाँ पर खाली हो गया, खाली हुआ तो यानी शॉर्टकी दोष में घनत्व तो कम होता है, लेकिन फ्रैंकलन दोष में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब घनत्व तो कम नहीं होता है। समझ में आया क्या, यही फ्रैंकलन दोष है और ये कौन सा दोष है, शॉर्टकी दोष है। ठीक है, इसके कारण रंग में भी परिवर्तन होता है, एफ सेंटर का निर्माण करता है। देखिए अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है पूछता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। यहाँ पर फैराडे के दोनों नियम आप लोग देख के जाइएगा, फैराडे का प्रथम नियम भी और फैराडे का द्वितीय नियम भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि इसके नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड में मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा, कि अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो मुक्त जो पदार्थ होगा उसकी मात्रा जो होती है और प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। कि अगर हमारे पास में एक सेल है तो ये जो होगा यहाँ पर कितना द्रव्यमान को इकट्ठा करेगा, ठीक है, ये द्रव्यमान यहाँ पर इकट्ठा होता है तो इसका कितना मात्रा करेगा, तो ये इसके विद्युत धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना ज्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उतना ही अधिक क्या करेगा, यहाँ पर मात्रा जमा होगा। ये क्या है, फैराडे का नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, फैराडे का इसी तरह से दूसरा नियम भी आता है कि दूसरा नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर विद्युत धारा समान मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो उसमें पदार्थ की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, उसी तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। कि अगर हमारे पास में यहाँ पर विद्युत धारा समान मात्रा में कॉपर के लिए प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर कॉपर जमा होगा, जिंक के लिए करेंगे तो जिंक जमा होगा, तो अलग अलग के लिए वो किसके समानुपाती होगा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि वाष्प दाब के सापेक्षिक अनवन से आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब के सापेक्षिक अनवन की बात करेंगे तो वाष्प दाब जो होता है इसके बारे में, अनवन का अर्थ होता है कमी। अनवन, उन्नयन और अनवन देखे होंगे आप लोग 10 क्लास में भी, कि जब उन्नयन कोण मतलब ऊपर उठा दिया यानी बढ़ गया गर्दन, तो उन्नयन, और नीचे झांक दिए तो अवनमन यानी कमी आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, अवनमन। यानी वाष्प दाब पहले की सापेक्षिक का मतलब पहले की तुलना में, तो वाष्प दाब पहले की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसी तरह से हिमांक का उन्नयन अवनमन सबको इसी तरह समझा जाता है कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उस विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब पहले की तुलना में जब कम हो जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। कि अगर शुद्ध है तो शुद्ध की तुलना में बाद में जब विलयन बन जाएगा तो उस समय इसका वाष्प दाब क्या होगा, पहले की तुलना में कम होगा। हिमांक का अवनमन हो गया। अगर क्वथनांक का उन्नयन आता है तो क्वथनांक का अगर उन्नयन पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे, जब किसी अवाष्पशील विलय के कण शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, मिलाया जाता है। तो अगर क्वथनांक का उन्नयन पूछ दिया तो विलयन में विलायक का क्वथनांक उन्नयन पूछा है तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर कम की जगह पर क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। इसका 3 क्वेश्चन पूछता है, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। तो जिसका उन्नयन पूछेगा तो यहाँ पर बोल देंगे बढ़ जाता है, और जिसका पूछ देगा कि अवनमन यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, कम। वाष्प दाब पूछा तो यहाँ पर वाष्प दाब लिखे, अगर हिमांक पूछता तो हिमांक लिखते, और क्वथनांक पूछता तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्वथनांक। तीनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, ये 24 ही नहीं है, 24, 25 और 26 3 सवाल एक के अंदर में। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, 26 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। अब इतना क्वेश्चन जो होगा अगर कैप्चर कर लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन जो आएगा शॉर्ट टाइप में 20 ही क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन में से बनाना केवल कितना होता है, 10 क्वेश्चन होता है। तो आप अगर इस वीडियो को तो केवल देख लीजिएगा, इससे पहले एक क्वेश्चन और दिए हैं, दोनों को कैप्चर कर लीजिएगा तो आपको 10 क्वेश्चन कैप्चर हो जाएगा। इसके अलावा दीर्घोत्तरीय में 6 क्वेश्चन में से 3 बनाना होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अपने तरफ से 1-2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में देख लीजिएगा, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, अर्धाई, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1-2 कन्वर्जन देख लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन अगर देखना होगा तो नेमिंग रिएक्शन भी देख लीजिएगा, काम करता है नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।
आप लोग एग्जाम की इसी तरह से तैयारी बना कर रखें। मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद आप लोग को।